अब तक दो फेज के इलेक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वोटिंग परसेंटेज। इसे लेकर सब अपना अपना अलग अलग एनालिसिस रखने में जुटे हुए हैं। खासतौर पर इंडी गठबंधन और उनके समर्थक ये माहौल बना रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज तो कम हो गया है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी तो गए। यानी कम वोटिंग को लेकर यह थ्योरी खूब चलाई जा रही है कि इसका सीधा नुकसान नरेंद्र मोदी को होगा। इस थ्योरी के जरिए यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का वोटर घर से ही नहीं निकला, जैसे ये घर में चेक करके आए कि किसका वोटर निकला किसका नहीं। नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले वोटर में उत्साह नहीं है, वोटर उदासीन है। लेकिन बॉस, ये थ्योरी क्यों नहीं चल सकती? ये हो सकता है इंडी गठबंधन का विपक्ष का वोटर घर से नहीं निकला, हो सकता है इंडी गठबंधन के वोटर में उत्साह ना हो, उसे इंडी गठबंधन से बहुत उम्मीद ना दिख रही हो, उसको लग रहा हो मोदी तो जीत ही रहे, कौन गर्मी में जाए वोट डालने। ये वाला ये बताएंगे नहीं। हालांकि कौन सी थ्योरी ठीक है, कौन सी थ्योरी ज्यादा मजबूत लग रही है, डेटा क्या कह रहे हैं, इसका एनालिसिस आज हम इस पाठशाला के चैप्टर में करेंगे। पहले देखिए कि दो चरण को लेकर दावे क्या क्या है। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि दो चरणों की 190 में से 125 सीटें तो इंडी गठबंधन ने जीत ली हैं। वहीं पीएम मोदी कह रहे हैं कि दो चरण में एनडीए 2-0 से आगे चल रहा है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। जो कम वोटिंग की बात की जा रही, वो कम वोटिंग कितनी हुई है, पहले ये तो देख लीजिए। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि वोटिंग प्रतिशत कम कितना है, हालांकि अभी भी इलेक्शन कमीशन से फाइनल डेटा आना बाकी है, लेकिन अगर आप देखेंगे पहला चरण, इसमें सीट कितनी थी? सीट थी 102 और वोटिंग परसेंट आप देखेंगे, वोटिंग प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो 2019 में था फर्स्ट फेज की इन सीटों के लिए 69.9% वोट पड़े थे, ऑलमोस्ट 70% के आसपास। 2024 में कितना वोट पड़ा है? 66.1%। यानी कितना कम रहा? यानी 2019 के मुकाबले 3.8% वोट कम पड़ा। मतलब मोटे तौर पर अगर 4% भी मान लीजिए, 4% अभी, अच्छा हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन का फाइनल डेटा नहीं आया है, लेकिन अगर 4% भी मानिए, 4% में मोदी साफ। सोचिए कैसे लोग नैरेटिव बनाते हैं। दूसरा चरण देखिए, दूसरा चरण, इसमें कितने सीटों पर वोटिंग हुई? 88 सीट, 88 सीट पर वोटिंग हुई। 2019 में कितना वोट पड़ा था इन 88 सीटों पर? 70.1%। 2024 में कितना वोट पड़ा है? जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 68.7%। यानी वोटिंग कम कितनी हुई? 1.4%। मतलब 1.5% के करीब वोटिंग कम हुई और मोदी तो गए। इतना ये लोग हड़बड़ी में रहते हैं नैरेटिव बनाने में कि क्या ही बताया जाए। 2024 का जो डेटा है वो अलग अलग सोर्स है, अभी चुनाव आयोग से फाइनल आंकड़े नहीं आए, तो हो सकता है कि करीब करीब 2019 वाला वोटिंग परसेंटेज या फिर उससे कुछ कम ही वोटिंग परसेंटेज हो। लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी को ही सब नुकसान हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि फैक्ट्स देखते चलिए। अब जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कम वोटिंग से सीधे नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा और नरेंद्र मोदी की सीटें और वोट प्रतिशत घटेगा, उन्हें यह नहीं दिखता कि वोटिंग तो उन राज्यों में भी कम हुई है जहां पर इंडी गठबंधन की सरकार है। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि उन राज्यों में इंडी गठबंधन हार रहा है? भाई, बीजेपी शासित राज्यों में आप कह रहे वोटिंग कम हुई यानी बीजेपी का वोटर नहीं निकला, तो जहां इंडी की सरकार है वहां वोटिंग प्रतिशत कम हुआ, इसका मतलब इंडी के समर्थक नहीं निकले? फिर आपके ही लॉजिक से, जैसे पहले चरण में तमिलनाडु की 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तमिलनाडु में 2019 के मुकाबले 3% कम वोटिंग हुई, इसका मतलब बीजेपी की लहर चल रही है, वहां पर बीजेपी जीत रही है, मान रहे हैं लोग। इसी तरह इंडी गठबंधन के राज्य केरल की सभी 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी। केरल में भी 2019 के मुकाबले 6.5% कम वोटिंग हुई है। अब केरल में तो बीजेपी है भी नहीं उस तरह से, तो ये 6.5% वोटर कम निकला। किसका कम निकला? फिर तो इसका मतलब जो इंडी गठबंधन वाले हैं उनका कम निकला। उन्हीं के लॉजिक से पूछ रहा हूं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 3 सीटों पर वोट डाले गए, यहां भी 2019 के मुकाबले 4% के करीब कम वोटिंग हुई। अब अगर इंडी गठबंधन के इन राज्यों में वोटिंग कम हुई, तो क्या इंडी गठबंधन और उनके इकोसिस्टम के लॉजिक से अगर
माना जाए तो इंडी गठबंधन का वोटर वोट देने घर से नहीं निकला। इसका मतलब इन राज्यों में ये लोग हार रहे हैं। फिर जो लॉजिक ये चला रहे हैं कि मोदी तो गए तो इंडी भी गया फिर इन राज्यों में। इसी तरह आप देखिए कि दूसरे चरण में राहुल गांधी की वायनाड सीट पर भी वोटिंग हुई है और राहुल गांधी की सीट पर भी वोटिंग पिछली बार के मुकाबले कम हुई है। अब जरा इस लॉजिक को देखिए कि वोटिंग कम होने का मतलब अगर हार जाना होता है तो राहुल गांधी जिस वायनाड सीट पर लड़ रहे हैं वहां वोटिंग प्रतिशत देखिए 2019 में कितना वोट पड़ा था, 80.37% वोट पड़ा 2019 में, और इस बार वोट पड़ा है 2024 में 73.57%। यानी जो कमी है वो करीब करीब 7% के आसपास है, 6.8%। अब अगर 7% वायनाड में वोट कम पड़ा है तो इंडी गठबंधन के लॉजिक से क्या राहुल गांधी हार रहे हैं? भाई आप कम वोटिंग का ट्रेंड मतलब सामने वाला गया तो राहुल गांधी हार रहे हैं आपके लॉजिक से फिर तो। और इस बार तो राहुल गांधी की सीट पर फाइट भी टफ बताई जा रही है, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। लेफ्ट और बीजेपी दोनों मजबूत हेवीवेट उम्मीदवार उतारे हुए हैं। तो कम वोटिंग से सबसे पहला डर तो राहुल गांधी को होना चाहिए आपके लॉजिक के हिसाब से। वोटिंग प्रतिशत में गिरावट को मोदी विरोधी लहर बताने वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों राज्यों में पिछली बार बीजेपी को बंपर जीत मिली थी और इस बार इन दोनों राज्यों में 2 चरण के चुनाव में वोटिंग कम हुई। जैसे राजस्थान में 25 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और दूसरे चरण में राजस्थान में पिछली बार के मुकाबले 3.37% कम वोटिंग। दोनों चरणों को देखें तो 2019 के मुकाबले करीब करीब 5% कम वोटिंग हुई है, 4.74%। वहीं मध्य प्रदेश की 29 में से 12 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में 6 सीटों पर वोट डाले गए और 2019 के मुकाबले यहां करीब 9% कम वोटिंग हुई। अब इसी को लेकर कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि पीएम मोदी का जादू कम हो रहा है। जिन शहरी इलाकों में पिछली बार बीजेपी को वोट मिले थे वहां भी कम वोटिंग हुई है। लेकिन अगर आप इन 2 राज्यों को देखें, राजस्थान और मध्य प्रदेश को, 4 महीने पहले बीजेपी को यहां पे भर भर के वोट मिले हैं, बीजेपी की सरकार बनी है। 4 महीने पहले इन दोनों राज्यों में पीएम मोदी की गारंटी ने बंपर वोट दिलाए हैं। मध्य प्रदेश के लिए नैरेटिव यह बनाया गया था कि वहां तो 15-17 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज सिंह चौहान से सब ऊब चुके हैं, अब तो बीजेपी गई। नरेंद्र मोदी आए और बीजेपी को वहां रिकॉर्ड जीत मिली। तो 4 महीने पहले नरेंद्र मोदी के नाम पे रिकॉर्ड जीत मिल रही थी और इस बार जो है वो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए लोग जो है वो घर में बैठ गए। कुछ तो लॉजिक लगाइएगा बॉस। राजस्थान में नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ गया, चाहे बीजेपी में वसुंधरा राजे गुट बना हो, इंटरनल फाइटिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन जब मोदी के नाम पे वोट पड़ना है तब वहां राजस्थान में लोग जो है मोदी को नकार दे रहे हैं। तो बॉस ये कैसे संभव है? इसलिए कम वोटिंग का मतलब यह भी हो सकता है कि ये इंडी गठबंधन के वोटर हैं जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे, वोटिंग कम रह गई। आप यह भी देखिए कि एमपी में तो कांग्रेस नेताओं का खुद अपनी जीत पर भरोसा नहीं है। आज कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भूकंप से ज्यादा झटका महसूस हुआ होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इंदौर सीट से जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा वो तो बीजेपी में शामिल हो गया। भाई कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक गाड़ी में दिखे तो सब लोग हैरान रह गए। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आज अपना नामांकन भी वापस ले लिया, यानी इंदौर में अब बीजेपी के सामने मुकाबले में कोई है ही नहीं बचा। इंदौर में बीजेपी की बंपर जीत लगभग तय हो गई है। इंदौर में 13 मई को वोटिंग है और आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन था। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम बीजेपी के विधायक के साथ अपना नामांकन वापस लेने के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। इंदौर सीट पर कांग्रेस समेत 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। इंदौर सीट पर कांग्रेस का संकट अब इतना बढ़ गया है कि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अब उन उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल रही है जो इंदौर सीट पर निर्दलीय लड़ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि किसी एक निर्दलीय को कांग्रेस सपोर्ट कर सकती है क्योंकि उनका अपना उम्मीदवार तो पार्टी छोड़कर चला गया। अब ऐसी स्थिति में अगर वोटर टर्नआउट कम हो रहा है तो यह क्यों माना जाए कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस का वोटर इंडी गठबंधन और कांग्रेस से नाराज होगा? नहीं होगा। भाई अगर इतनी लहर है मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो कांग्रेस का कैंडिडेट क्यों भाग गया? भाई भागना तो बीजेपी वाले को चाहिए था। लेकिन कम वोटिंग को लेकर माहौल बनाया जा रहा है पीएम मोदी के खिलाफ। ऐसा ही एक माहौल यूपी को लेकर बनाया जा रहा है कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है, जहां पर मोदी योगी की सुपरहिट जोड़ी है। लेकिन अब तक 2 चरणों में यूपी की 80 में से 16 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। दूसरे चरण की बात करें तो 2019 के मुकाबले करीब 7% कम वोटिंग हुई
वहीं पहले चरण में बात करें तो 2019 के मुकाबले 5.5% कम वोटिंग हुई थी। अब चाहे यूपी में वोटर टर्नआउट कम हुआ हो, लेकिन मोदी योगी के रहते कौन कह सकता है कि यूपी में बीजेपी को इसका कोई नुकसान होगा। राजनीति को समझने वाला छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी ये नहीं मानेगा कि यूपी में मोदी योगी को कोई इस तरह से हरा रहा कि 5-5.5%, 10% वोटर बीजेपी का निकल ही नहीं रहा। इसलिए इस थ्योरी में भी लॉजिक है कि हो सकता है विपक्ष का वोटर हताश है, निराश है, वो वोट देने ही नहीं निकला। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी को मिलाकर देखें तो संभव है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी और एनडीए गठबंधन लोगों को बहुत मजबूत दिख रहा हो और एनडीए गठबंधन के वोटर को विपक्ष के जीतने की कोई उम्मीद ही ना दिख रही हो, इसलिए वो वोट करने ना निकला। दूसरी बात, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से एनडीए गठबंधन को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है और शायद यही वजह हो सकती है कि जो वोटर एनडीए गठबंधन को वोट देने वाला था वो इस हिंदी हार्टलैंड में, भाई मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, यहां पर इसका प्रभाव ज्यादा है राम मंदिर के मुद्दे का। इन तीनों ही जगहों पर हो सकता है कि इंडी गठबंधन का वोटर नहीं निकला। वो जो नारा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, हो सकता है वोटर के मन में बैठ गया हो कि तुम नहीं गए राम मंदिर के कार्यक्रम में, मैं तुम्हें वोट देने नहीं जाऊंगा। तीसरी बात, इन तीन राज्यों में से यूपी में तो सीएम योगी का मजबूत नेतृत्व है। यूपी में बीजेपी लगातार 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। ऐसे में यूपी में बीजेपी को किसी नुकसान के बारे में कोई दूर दूर तक अनुमान भी नहीं लगा सकता। चौथी बात, एमपी और राजस्थान में कुल 54 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो जब बीजेपी का इतना मजबूत गढ़ है तो हो सकता है कि इंडी गठबंधन के वोटर को कोई उम्मीद ना दिख रही हो, इसलिए वो घर बैठ रहा हो। पांचवी बात, इन हिंदी बेल्ट के राज्यों में इंडी गठबंधन ना तो कोई जबरदस्त चुनावी माहौल बना पाया, ना बड़ी बड़ी रैलियां कर पाया। यूपी में इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को लेकर ही कंफ्यूजन में दिखी। ये सब फैक्टर्स हो सकता है कि इंडी गठबंधन को वोट देने वाले वोटर को निराश कर रहे हो और वो घर से नहीं निकला। इन तथ्यों की बात नहीं हो रही, इन फैक्ट्स की बात नहीं हो रही। ये हुआ नहीं हुआ ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कुछ भी नैरेटिव बना देना है ये तो दिख रहा है। आप ये भी देखिए कि अगर वाकई यूपी में कम वोटिंग से पीएम मोदी को नुकसान हो रहा होता तो फिर कांग्रेस अभी तक अमेठी रायबरेली में उम्मीदवार क्यों नहीं उतार पाई बॉस? लॉजिक तो है ना भाई, यूपी में नरेंद्र मोदी, योगी को कोई नहीं पसंद कर रहा, तो अमेठी रायबरेली में कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? उतार देते, कहते कि इनका तो सुपड़ा साफ हो रहा है, उतरो तुम उतरो। क्यों नहीं उतारे अभी तक कैंडिडेट? क्यों अखिलेश यादव को बार बार कैंडिडेट बदलना पड़ा? क्यों अखिलेश यादव को अपने भतीजे को हटाकर खुद चुनाव लड़ाना पड़ा? ये सब कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जाने चाहिए। विपक्ष का हाल तो यह है कि बीच चुनाव में उसके नेता छोड़कर भाग रहे हैं। जैसे दिल्ली में तो कांग्रेस के साथ बड़ा खेल हुआ। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले अरविंदर सिंह लवली, जो दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। अरविंदर लवली ने अपने इस्तीफे की कई वजह गिनवाई, जिसमें 2 प्रमुख वजह है आम आदमी पार्टी से गठबंधन और दूसरा कन्हैया कुमार, उदित राज जैसे नेताओं को टिकट देना। अरविंदर लवली ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। अरविंदर लवली ने अपने इस्तीफे में यह भी कहा कि उन्हें केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त सीएम आवास पर जाने के लिए मजबूर किया गया था। उधर आम आदमी पार्टी अरविंदर सिंह लवली की तारीफ कर रही है। संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली में गठबंधन का क्रेडिट अरविंदर सिंह लवली को जाता है, जबकि अरविंदर सिंह लवली कह रहे हैं कि जब गठबंधन बना था तब तो वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं थे। शायद जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह सदमे में। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि जब वो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब तो संजय सिंह जेल चले गए थे, उन्हें कैसे पता कि मेरी वजह से गठबंधन संभव हो पाया है? सुनिए एक बार अरविंदर लवली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के खिलाफ जाके अलायंस का फैसला करने गया। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या ये सही नहीं है कि अजय माकन ने शीश महल पे और शराबबंदी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? वो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी तो ट्रेजरर भी हैं। क्या ये सही नहीं है कि शराब घोटाले की एफआईआर जो है हमारे अनिल चौधरी जी ने दाखिल कराई थी? क्या ये सही नहीं है कि संदीप दीक्षित ओपनली अलायंस का विरोध कर रहे थे? तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाएं तो खिलाफ हो गई ना। तो मैंने ये लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के खिलाफ अलायंस हुआ, उसके बावजूद अध्यक्ष के रूप में मैंने उस फैसले को स्वीकार किया, न केवल स्वीकार किया बल्कि उसका फ्रंट बना मैं, और मैंने ये इंश्योर किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उस लाइन में आए। और जब मुझे कहा गया कि केजरीवाल जी गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप वहां जाइए, न केवल मैं गया, संदीप दीक्षित जिनकी मदर के बारे में इस सब चीजें बोली गई, आपको लगता है कि बिना ऊपर के दबाव के वो वहां जा सकते हैं? तो हम लोग वहां गए और हमने वहां क्या कहा? हमने कहा कि हम टाइमिंग पे प्रश्न उठा रहे हैं।
हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी। यानी नेता पार्टी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत चुन्नू सा ऊपर नीचे हुआ है और उसमें माहौल ऐसा बना दिया गया कि जैसे चुनाव तो खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी तो हार गए। इसलिए मुझे लगा कि कुछ फैक्ट्स आपको बताने चाहिए। नतीजा 4 जून को आ ही जाएगा, क्या सच क्या झूठ सब पता चल जाएगा।